नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत सैन, लेकर आया हूं आपके लिए आज दिन भर की ताज़ा खबरें। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अभय न्यूज के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलाइन। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला, CHL अपोलो अस्पताल के सामने, हरिफाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपए में कराएं बुकिंग। बड़नगर नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप किंशुक उर्फ धनसुख के धनाधन राज खुलते ही जा रहे हैं। लोकायुक्त की टीम को पता चला है कि कुलदीप किंशुक ने अकेले बड़नगर नगरपालिका ही नहीं, नागदा, महिदपुर, खाचरौद और तरारा नगरपालिका के कई काम भी अपने स्तर पर निपटाए हैं। दरअसल कुलदीप की अगुवाई में जिले की नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में भ्रष्टाचारियों का एक कॉकस बन गया था, जो एक दूसरे की मदद लेकर अपने यहाँ ठेकों का गोलमाल किया करते थे। लोकायुक्त की टीम को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि भ्रष्ट अधिकारियों के इस कॉकस में कुछ ऐसे अखबार वाले भी शामिल हैं जिन्होंने बैकडेट में कुलदीप के कहने पर कई सारे निर्माण कार्यों की विज्ञप्तियां प्रकाशित करवाई हैं। फिलहाल किंशुक परिवार के इस लाडले कमाऊ पूत कुलदीपक को नगरीय प्रशासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। कुलदीप के साथ ही मंगलवार रात अपना मुख्यालय छोड़कर उज्जैन में शराबखोरी करने वाले पोलाई कला के CMO वीरेंद्र मेहता और महिदपुर नगरपालिका के CMO प्रदीप शास्त्री को भी निलंबित कर दिया गया है। कुलदीप के पास से मिली संपत्तियों का आंकड़ा लगभग 6 करोड़ तक जा पहुंचा है। आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ साल पहले तक इसी कुलदीप किंशुक के पिता साइकिल पर अखबार बांटा करते थे। आज माकड़ोन में उनके पास बंगला है जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। माकड़ोन में ही पंचायत सचिव के छोटे से पद से नौकरी पर लगा कुलदीप किंशुक कई नेताओं की आंख का तारा है। राघोगढ़ में उसके संपर्क सूत्र हैं। इस पूरे मामले में कुलदीप का दोस्त मुकेश परमार भी उसके साथ जेल जाएगा। कुलदीप ने माकड़ोन के अपने बचपन के दोस्त मुकेश के नाम से गाड़ी और अन्य कई संपत्तियां खरीदी हैं। बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने कुलदीप के लगभग 60 बैंक खातों में जमा रकम का हिसाब निकलवाने का काम किया। हालांकि यह आंकड़ा अभी फाइनल प्राप्त नहीं हो सका है। लोकायुक्त को काफ़ी पहले ही बड़नगर नगरपालिका CMO कुलदीप किंशुक के बारे में शिकायत मिल गई थी। लगभग 2 माह से उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। फ्रीगंज में शिव मंदिर के पास होटल लक्ष्मी विलास का संचालन करने वाले संतोष सुखवानी के साथ लगभग 3 लाख रुपए के सोने के गहनों की अजीब तरीके से ठगी हो गई है। संतोष सुखवानी के पास 2 मोटरसाइकिल सवार युवक पहुंचे। खुद को CBI अधिकारी बताया। उन्हें कहा, फ्रीगंज में मर्डर हो गया है और आप इतने महंगे गहने पहनकर घूम रहे हैं, लाइए इन्हें रुमाल में रख दीजिए। दोनों युवक जब कुछ दूर चले गए और संतोष सुखवानी ने रुमाल खोलकर देखा तो पाया उनके सोने के गहने नदारद थे। संतोष सुखवानी का घर संतराम सिंधी कॉलोनी में है। मंगलवार शाम को वे अपनी दुकान से घर की ओर एक एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। 3 बत्ती चौराहे के नज़दीक बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक उन्हें मिले। इनमें से एक ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया और संतोष सुखवानी से कहा, हम CBI अधिकारी हैं। संतोष सुखवानी अक्सर ब्रेसलेट, चेन और अंगूठी पहने रहते हैं। दोनों युवकों ने इतनी सफाई से संतोष सुखवानी के साथ ठगी की कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने दिया। दोनों के जाने के बाद रुमाल में केवल कुछ रुपए ही निकले, सोने के गहने गायब थे। संतोष सुखवानी ने नीलगंगा पुलिस को मामले की शिकायत की है। इस प्रकरण में आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 3 बत्ती चौराहे पर लगे क्लोज सर्किट कैमरा के घटना के वक्त के फुटेज भी निकलवाए हैं। क्या आप जानते हैं उज्जैन में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी पुलिस बदमाशों की पहचान होते हुए भी उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे फरियादी से ही रुपए जुटाने में लग गई है। यकीन नहीं आता तो फ्रीगंज क्षेत्र का ही एक और उदाहरण देख लीजिए। फ्रीगंज में पाकिजा शोरूम के सामने मोहन मेडिकल स्टोर है। इस मेडिकल स्टोर के संचालक मोहन आसवानी का मोबाइल फ़ोन पिछले दिनों दुकान से चोरी हो गया था। दुकान के CCTV कैमरे में मोबाइल फ़ोन चुराते हुए एक युवक को देख भी लिया गया। उसे पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने इस युवक के खिलाफ बगैर कोई कार्रवाई किए उसे छोड़ दिया। अब मोहन आसवानी के साथ थाने में कैसा व्यवहार हुआ, आप खुद ही उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मोबाइल चोरी हुआ है, वो मैं माधव नगर थाने में मुजरिम को ले गया, वहाँ जमा उसको 4 घंटे रखा और 5वें घंटे हम गए तो गायब मिला और कहा हम धुलाई हो रही, ऊपर धुलाई हो रही है, धुलाई ना हो तो उसको छोड़ दिया गया।
मोबाइल आपका? चोरी गया, वो अभी तक नहीं आया है। और उन्होंने क्या, वो कबूल नहीं दिया था तो हमने उसको छोड़ दिया। और बिल्कुल आ रही है, कैमरे में नजर आया? बिल्कुल नज़र आ रहा है। उनको आपने सुपुर्द कर दिया था माधव माधवनगर? सुब्रत कर दिया माधवनगर के थाने में। फिर अभी तक क्या हुआ उसका? अभी तक वो ने बोला वो अब 1000 रुपये दो तो हम मुजरिम को लेके आते हैं वापस, वो कबूलेगा। 1000 रुपये मांग? 1000 रुपये मांग रहे थे। किन्ने मांगे ये? तो पुलिस वालों ने मांगे। कौन सा पुलिस वाला? पुलिस वाले का नाम नहीं मालूम। सुना आपने, जिस शख्स का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है उल्टे उसी से 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं। दरअसल माधवनगर थाने में हद दर्जे की लापरवाही का यह अकेला उदाहरण नहीं है। 2 दिन पहले इसी थाने से एक कथित तांत्रिक अज्जू महाराज अपनी ही पत्नी का मोबाइल फ़ोन लूट कर भाग निकला था। खाराकुआ थाना क्षेत्र में एक आरोपी आमिर पिछले दिनों माधवनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य थे, लेकिन उसे गिरफ्तार किए बगैर ही उसे भी छोड़ दिया गया। अपने दर्शकों को हम बता दें कि माधवनगर उज्जैन का एकमात्र ऐसा थाना है जहां 5 पुलिस जवानों की सिविल ड्रेस वाली स्क्वाड है। इनका क्या काम है, इसके बारे में भाजपा के कुछ नेता 18 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराएंगे। 4 साल पहले 2016 में सेठीनगर के पास अशोक विहार कॉलोनी में 55 साल की एक महिला की लूट के इरादे से हत्या कर देने वाले 3 अपराधियों को बुधवार को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 अपराधियों में एक महिला भी शामिल है जो मारी गई महिला के घर नौकरानी हुआ करती थी। बुधवार को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी ने आरोपी महिला रत्नापति राजू राव निवासी गोपालपुरा झुग्गी बस्ती, उसके साथी अभिषेक पिता धर्मेंद्र राजपूत निवासी गोपालपुरा और अभिषेक उर्फ राहुल पिता अनिल तिवारी निवासी कंचनपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फ्रीगंज क्षेत्र में डेंटल क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर अक्षत सिंह राठौर की मां 55 वर्षीय अंजू सिंह अपने घर की नौकरानी रत्ना पर बहुत विश्वास किया करती थी। रत्ना ने उनके विश्वास को छला और 13 जून 2016 की रात करीब 9 बजे अपने साथी अभिषेक राजपूत और अभिषेक तिवारी के साथ मिलकर अंजू सिंह के घर में लूट करने की कोशिश की। अंजू सिंह इस वक्त घर में अकेली थी। उन्होंने बदमाशों का सामना करने की भी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उन्हें अपनी जान देना पड़ गई थी। इस प्रकरण के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने घटना के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही तीनों जेल में बंद हैं। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अधिवक्ता शेखर श्रीवास्तव ने की थी। आरोपियों को सजा दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। पुलिस थाना माधवनगर में 11 जून 2015 को हुई घटना के संबंध में आज माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अंजनी नंदन जोशी जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। उसमें अभिषेक राजपूत, अभिषेक व रत्ना राव तीनों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। मामले के अंतर्गत रत्ना राव जो है वो जो मृतका अंजू सिंह राठौर उसके यहाँ काम करती थी और उसी ने दोनों के साथ षड्यंत्र करते हुए ये घटना कारित की थी। घटना के संबंध में जो भी पुलिस के द्वारा रत्ना राव और सह अभियुक्तों से सामान की बरामदगी की गई, उस पर न्यायालय के द्वारा बड़ी बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात ये दोष सिद्ध की गई है। वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय निर्णय है। आगर रोड पर इंदिरानगर चौराहे के नजदीक रेलवे की खाली पड़ी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार को रेलवे और आरपीएफ का अमला संसाधन के साथ पहुंचा। इंदिरानगर चौराहे पर करीब 20 सालों से 35 से ज़्यादा गुमटीधारियों का कब्जा है। यहां रेलवे की कार्रवाई के दौरान हल्का विरोध भी हुआ। कुछ दुकानदारों का कहना था कि रेलवे की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। एक वकील का कब्जा छोड़कर गरीब लोगों की दुकानें हटाई जा रही हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने यहां आधी अधूरी कार्रवाई की और बाकी लोगों को जल्द रेलवे की जमीन मुक्त करने की चेतावनी देकर चले गए। अतिक्रमण की शिकायत है। अभी यहाँ पे कागज की जांच, इंस्पेक्टर की जांच की जा रही है। एक आदमी का स्टे है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को आपने सोशल मीडिया पर इंदौर के पाटनीपुरा इलाके का एक वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में एक पुलिस वाले और कथित नगर निगम के कर्मचारी के बीच मास्क नहीं पहनने को लेकर विवाद हुआ और दोनों के मुंह से इतने फूल झड़े कि पूरा इंदौर शर्मसार हो गया। ऐसा ही कुछ बुधवार को हमारे शहर उज्जैन में भी हुआ है। फ्रीगंज ओवरब्रिज पर ग्रांड होटल के पास मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वालों ने एक दंपत्ति को रोका। पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार युवक शरद नवरंग ने मास्क नहीं पहन रखा था। पुलिस वालों ने उससे कहा,
चालान बनवा लीजिए। इस बीच बहसबाजी हुई और पुलिस वाले ने शरद को चांटा जड़ दिया। पवासा के नज़दीक साईं विहार में रहने वाला शरद नवरंग कैंसर पेशेंट है। कुछ वक्त पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था। मक्सी रोड पर बिजली कंपनी के कार्यालय से बिजली का बिल भरकर वह पत्नी और बच्चे के साथ सरकारी कैंसर केयर यूनिट जा रहा था। शरद और उसकी पत्नी के साथ सड़क पर कैसा व्यवहार हुआ, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम शरद है और मैं आ रहा था यार बिल भर के मक्सी रोड पर। ये बिल रखा मेरी जेब में, ये बिल भर के मैं आ रहा था और वहाँ से बिल भर के मैं चौराहे पे से निकला। मास्क में फंसा हुआ था तो पुलिस वाले ने मुझे रोका। मैं रुका, मैंने उनसे बोला सर मास्क में ये बिल भरने के चक्कर में थोड़ा नीचे हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ कैंसर हॉस्पिटल में दिखाने, कैंसर का मरीज हूँ मैं। और उसने मुझे डायरेक्ट चांटा मार दिया। यहाँ यहीं पे ऑपरेशन हुआ। बोले पर्ची कटवाने 1 स्टार सर्विस है, वो भी ज़्यादा चिल्ला चोट करे तो उन्होंने यूँ नहीं सोचा कि ये आदमी कैंसर पेशेंट है, इसको जाने दें कि इसकी हेल्प करें। उल्टा मुझे बेड यहाँ पे ने मेरी वाइफ थी, उससे भी तू तकार से बात करी क्या। और मैं चाहता तो मैं भी उसका जवाब दे सकता था, पुलिस कोई खाने को नहीं देती हमको क्या। बाकी मैंने कुछ ऐसा करा नहीं है, फोकट में फालतू वीडियो बनाई है और मुझे यहाँ एक चांटा मारा। अगर मुझे कुछ हुआ, रिएक्शन हुआ, 2-4 दिन अभी ऑपरेशन हुआ है, तो इसका जवाबदार 1 स्टार रहेगा। दरअसल पुलिस वालों को भी ये समझना होगा कि आप सड़कों पर गुंडे बदमाशों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, आपको आम लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। गुंडों और आम लोगों में फ़र्क है। आपका व्यवहार फील्ड में उग्र हुआ तो इससे खाकी की ही साख खराब होगी। माना कि हमारे शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद कई लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति उदासीन हैं, लेकिन नियमों का पालन कराने के दौरान आपको भी अपना व्यवहार संयमित रखना होगा, वरना प्रशासन के बड़े अधिकारी आए दिन इस तरह के विवादों के बढ़ने पर उन्हें सुलझाने में ही जुटे रहेंगे और दूसरी ज़रूरी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि मंगलवार रात तक की स्थिति में हमारे ज़िले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 453 पर पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। मंगलवार शाम 59 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 59 ही पुराने मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में अब तक कुल 2369 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1833 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसलिए जिले के नागरिकों से भी हमारी अपील है, कोरोना से घबराइए बिल्कुल मत, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्यतः पालन कीजिए। खाकी वाले भी आप ही की सुरक्षा के लिए मैदान में है। वक्त की नज़ाकत को समझिए और इसका सम्मान कीजिए। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस की ओर से नगर निगम के सभी 6 जोन कार्यालयों से शुभम ठेकेदार के प्रचलित टेंडर, वर्क ऑर्डर और पिछले टेंडर के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा मंगलवार को पुलिस ने शहर की एक महिला पूर्व पार्षद के बयान भी दर्ज किए हैं। इस महिला पूर्व पार्षद को ही शुभम ने सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपना सुसाइड नोट सेंड किया था। पूर्व पार्षद के मोबाइल फ़ोन से यह सुसाइड नोट अन्य जगहों पर वायरल हुआ था। शुभम के मामले में एक और जानकारी सामने आई है। शुभम खंडेलवाल वार्ड क्रमांक 25 में किए गए निर्माण कार्य के बिल की अधिक राशि की मांग कर रहा था, जबकि नगर निगम के इंजीनियर्स उसके काम को कम लागत का आंक रहे थे। इंजीनियर्स के साथ विवाद का कारण भी यही सामने आया है। दरअसल नगर निगम हो या कोई और निर्माण संस्था, इसमें यदि ठेकेदार ईमानदारी से अपना काम करता है और सही बिल लगाने के बावजूद यदि इंजीनियर उसके काम का सत्यापन सही नहीं करते हैं तो ठेकेदार के पास कई सारे अधिकार होते हैं। इंजीनियर्स की माप पुस्तिका को वो लीगली चैलेंज कर सकता था। उसके एक आवेदन पर मामले की जांच समिति बनाई जा सकती थी। शुभम से जुड़े भुगतान के विवाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कहानी कुछ और थी। हासामपुरा गांव में रहने वाली सोरमबाई उम्र 70 साल की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। सोरमबाई को सांवेर रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो के चालक ने टक्कर मार दी। इसी तरह भाट पचलाना थाना क्षेत्र में खेड़ावदा गांव के पास सड़क दुर्घटना में 22 साल के युवक दिलीप निवासी नरसिंहगढ़ की मौत हो गई है। शहर की ख्यात नृत्यांगना खुशबू पांचाल का डांस इंडिया डांस चैलेंज का एक वीडियो फेसबुक पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। उनके वीडियो को अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं। फेसबुक पर इतने लाइक पाने वाली वे संभवतः उज्जैन की पहली नागरिक हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में जिले के 1,21,000 से ज़्यादा नए लोगों को राशन पात्रता पर्ची वितरण की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऑनलाइन संबोधित किया। सीएम ने ऑनलाइन ही उज्जैन के हितग्राही लक्ष्मण मंडलोई और उनके बेटे से भी बात की।
17 से 23 सितंबर के बीच राज्य सरकार गरीब कल्याण सप्ताह मनाने जा रही है। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए संभाग का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने इस काम के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यूरिया की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद कृषि विभाग के अमले ने कृषि उपज मंडी में एक यूरिया विक्रय केंद्र को सील कर दिया है। यहाँ यूरिया की प्रति बोरी किसानों से 20 से 25 रुपए ज़्यादा वसूले जा रहे थे। दोस्तों, अभय न्यूज़ की खबरों को आप दर्शकों ने जितना पसंद किया है उतना ही पसंद किया है हमारी सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी को भी। हमारी कोशिश रहती है फेस ऑफ द सिटी में आपको हर रोज़ किसी न किसी ऐसी शख्सियत से परिचित कराएं जिनके जीवन से कुछ सीख हासिल हो सके। प्रेरणा पाने और सफलता के सूत्र जानने के लिए हमें टाटा या अंबानी की जीवनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास ही आपको संघर्ष की कई ऐसी दास्तां मिल जाएगी। हमारा दावा है आज की हमारी शख्सियत के संघर्ष को जानकर आपको भी यकीनन बहुत संबल मिलेगा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने महज 50 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया और अपनी मेहनत के बूते आज सालाना 15 से 20 लाख रुपए का कारोबार कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान का नाम है रामचंद्र रंगा उर्फ चंदू भैया। देवास रोड पर महाकाल एवेन्यू के पास कैफे डोर का संचालन करने वाले रामचंद्र रंगा की जीवन की कहानी ज़रूर युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। उज्जैन जिले की तराना तहसील में रहने वाले रामचंद्र रंगा के पिता श्री ओंकार रंगा और मां श्रीमती कृष्णा रंगा तराना में ही खेतों पर मजदूरी किया करते थे। अभावों के कारण रामचंद्र रंगा गांव के ही स्कूल में महज 10वीं तक पढ़े और 18 साल की उम्र में उज्जैन आ गए। यहाँ छुटपुट नौकरियाँ की, फिर खुद का कोई कामकाज शुरू करने का मन बनाया। महज 50 रुपयों की थोक बाजार से मिर्ची खरीदी, ससुर से 1 घंटे के लिए साइकिल मांगी और इसी पर मिर्ची बेचने निकल गए। तराजू नहीं था, इसलिए 2 प्लेटों में छेद कर सुतली से तराजू के पलड़े और पत्थर के बाट बनाए। धीरे धीरे अपने खुद की ठेला गाड़ी खरीदी और इसी पर सब्जियों का काम आगे बढ़ाया। मन में हौसला था, काम में ईमानदारी, इसलिए ऊपर वाला भी मेहरबान रहा। शहर की होटलों में सब्जियां सप्लाई करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इन्हीं होटल्स में सब्जियों के साथ किराना सामग्री भी सप्लाई करने लगी। पीजीबीटी कॉलेज में संविदा शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का एक टेंडर भी मिल गया। इसके बाद रामचंद्र रंगा यानी हमारे चंदू भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वे अपनी फर्म के जरिए केवल उज्जैन ही नहीं, आसपास के कई सारे जिलों में भोजन सप्लाई के बड़े टेंडर लेते हैं। कई सारी शादी पार्टियों को काम भी उनके पास होते हैं। मीठा व्यवहार, मनचाहा स्वाद और ऊपर वाले पर विश्वास। चंदू भैया 1998 से 2020 के बीच 22 साल के सफ़र में आज एक सफल कारोबारी बन गए हैं। उनके 2 बेटे कुणाल और सुमित भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर पिता के काम में हाथ बटाने लगे हैं। रामचंद्र रंगा और चंदू भैया कहते हैं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है आदमी की सोच। आप कोई भी काम चुन लीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने काम में ईमानदारी बरतिए, आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, है ना चंदू भैया की कहानी प्रेरणादायी। अभय न्यूज़ के वे युवा दर्शक जो खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चंदू भैया और उन जैसे तमाम संघर्षशील बिजनेसमैन से एक बार ज़रूर मिलें। ऐसे लोगों से मुलाकात आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगी। सर, यह है कि मैं खेतीहर मजदूर का बेटा हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक साइकिल पर सब्जी सप्लाई करने से शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे मैंने भोजन का काम शुरू किया। भोजन बनाकर और खाना बनाकर उसको सप्लाई करने का काम शुरू किया। फिर लोगों को मेरे हाथ का स्वाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे और आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप इससे और अच्छा कीजिए। उसी तरह से मैंने मेरे 2 बेटे हैं, उनको भी मैंने इसी व्यवसाय से जोड़ लिया। पढ़ाई अपनी एक जगह है, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी और व्यवसाय को मैंने ज़्यादा मान्यता देने का इनको कहा और आज उनके लिए छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर दी है। मैं आजकल की
जनरेशन को, आजकल के बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का व्यवसाय पर भी ध्यान दें। अपना खुद का व्यवसाय कितनी ऊंचाई तक ले जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। अभय न्यूज़ के बुलेटिन को आप लगातार लाइक और शेयर करते रहें। आपकी कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।